हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मजे में? तो सभी को जय श्री राम, गुड आफ्टरनून। जो सुबह देख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग, जो रात में देख रहे हैं उनको गुड नाइट नहीं बोलूँगा, उनको भी जय श्री राम। तो जो भी पढ़ाने के इच्छुक हों संपर्क करें। ठीक, आगे बढ़ें प्रश्न की ओर। ये तीसरा सेशन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व क्या है ये हो गया था। ठीक, राष्ट्रीय पर्व कौन है, कौन कौन से हैं, ये भी हो गया था। देखो, राष्ट्रीय पर्वों में मुख्य होते हैं जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक, और तो कुछ नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेख के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, ये कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। किसका कथन है? तो किसका कथन? डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। ठीक, मुखर्जी। अब ये लॉग बुक ये क्या होता है? तो इसके द्वारा पता है, इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। ठीक, यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, ठीक, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, ठीक, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। ठीक है, ये होता है लॉग बुक। अब देखो, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट कौन प्रदान करता है? तो प्राथमिक विद्यालयों को ग्रांट ग्राम प्रधान, पंचायत या पंचायत, ग्राम पंचायत तथा सरकार प्रदान करता है। ठीक, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है बताओ? स्कूल कैलेंडर में, स्कूल कैलेंडर या विद्यालय सत्र के प्रारंभ से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की, ठीक, परीक्षाओं की तिथियां और प्रवेश तिथि, विद्यालय में चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय की कर दी जाती हैं। वही है। ठीक, कैलेंडर का मतलब जिसमें तिथि हो, ऐसी समझ लो। ठीक, धाराओं के प्रकार बताइए। ठीक, धारा धारा भैया दो प्रकार की होती है, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। ठीक, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? देखो, चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस चला जाता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। भाटा कहते हैं, भाटा नहीं। ठीक, ज्वार भाटा से क्या लाभ है बताओ? ज्वार भाटा से क्या लाभ है? तो ज्वार भाटा से देखो, ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है ना, जिससे बड़े बड़े जलयान या जहाज भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ
लौट आते हैं। ठीक, इसी प्रकार माल ढोने वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारे आ जाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताओ। ए भैया, ये देखो अंतर। देखो, प्राकृतिक आपदा विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है। जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि। ठीक, मानवकृत आपदा मानव के कुप्रबंध, ठीक, उनके गंदे कर्म, दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है। जैसे आग, दुआग, परमाणु आपदाएं, आतंकी हमले। ठीक है, ये सब ये जंगलों में आग लगा देना, हाँ, पेड़ों को काट डालना, दुष्कर्म करना, ये सब क्या है? ये सब मानवकृत आपदाएं। ठीक, जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? देखो, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश की जनसंख्या विस्फोट के नज़दीकी पहुंचा दिया है, जिसके कारण जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाती है और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। अब बताओ, जनसंख्या विस्फोट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भैया, जनसंख्या विस्फोट में पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे आ गया है, कुछ गंदे लोगों की वजह से। ठीक, TLM ग्रांट का पूरा नाम क्या है? शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान। ठीक, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? आपका क्या अभिप्राय है? तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। ठीक, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रहता है? ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधानाध्यापक या संकुल प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। ठीक, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है? तो ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है तथा दोनों की सहमति के आधार पर खर्च किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व बताइए। देखो, प्रधानाध्यापक का मुख्य दायित्व क्या होता है? मुख्याध्यापक के प्रमुख कार्य को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे योजना, निरीक्षण, शिक्षण, पथ प्रदर्शन, पाठ्य पुस्तकों का चयन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, संपर्क, कर्तव्य, मूल्यांकन। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? ठीक, प्रोजेक्ट क्या है? तो इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कहलाता है। फिर से अरे वही जो प्रोजेक्टर होता है ना, जो गांव वगैरह में किसी किसी त्योहार पर पर्दे पर होता था, पहले बहुत पुराने समय में भी इसको चलाया जाता था ना। तो सबसे पहले तो शोले मूवी बहुत ज़्यादा चलाई जाती थी, रामायण, महाभारत, शक्तिमान, आर्यमान, ये सब। ठीक, आगे चलते हैं। विद्यालय में जनसंपर्क से करना चाहिए। ओ सॉरी यार, मेरा दिमाग आज ठीक कम कर रहा है क्या। विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए? तो मुख्य अध्यापक विद्यालय व समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। कुछ लोगों का विचार यह है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षिका, अभिभावकों व समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, मीना मंच क्या है? देखो, सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक, पर्यवेक्षण को परिभाषित करना है। ठीक है, विभिन्न शिक्षाविदों ने पर्यवेक्षण को अग्र प्रकार परिभाषित किया है। एडम्स और डिकी के अनुसार पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। ठीक, विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षक व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। ठीक है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। अभी देखो, पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार होनी चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। ठीक, पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। ठीक, आगे चलते हैं। विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो विद्यालयों को अनुदान केंद्रीय तथा राज्य सरकार, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय निकायों आदि से प्राप्त होता है। ठीक, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अच्छा, बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा की प्रमुख अधिकारी होता है, जिसके जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध
की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर होता है। ठीक, MDM, ठीक है, मिड डे मील कहा जाता है। MDM वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है? देखो, इसमें विद्यालय के नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मीनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का वितरण रहता है। ठीक, कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है? देखो, कन्वर्जन कास्ट प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित होती है उसे कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। ठीक, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका है? देखो, अभिभावक द्वारा अपने बालकों हेतु ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सकें। ठीक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? देखो, इस परिषद की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1961 को किया गया। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1961 को किया गया था। ठीक है। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? स्कूल चलो अभियान 2004 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? स्कूल चलो अभियान किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में लागू। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष लागू हुआ? तो 2004 में लागू। स्कूल चलो अभियान कब लागू हुआ? 2004 में लागू हुआ। देखो, जितनी बार मैंने दोहराया है तुम लोग भी मेरे साथ दोहराना। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना है। ठीक, यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी है। ठीक, कोठारी आयोग 1964 से 66 की सिफारिश के आधार पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। ठीक, अच्छा, केंद्रीय शिक्षक तकनीकी संस्था के कार्य बताइए। देखो, केंद्रीय शिक्षक संस्था शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक दूरदर्शन एवं शैक्षिक रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसार करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों के संपादन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। ठीक है। नीपा के उद्देश्य, अच्छा, नीपा के उद्देश्य देख लो भैया। नीपा के उद्देश्य, किसके उद्देश्य? नीपा के उद्देश्य राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर शोध पत्र तैयार कर उसका प्रकाशन करना, विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान। ठीक, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।